Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English and these are the details of the inside news. Actor and BJP MP Kangana Ranaut expressed her grief over the passing of veteran actor Manoj Kumar, fondly known as Bharat Kumar. In a tribute, Kangana described him as a legendary actor who instilled a deep sense of patriotism in every Indian through his films. She highlighted that Manoj Kumar's contribution to Indian cinema was immense and his portrayal of the patriotic characters left a lasting impact on audience. Kangana further added that the entire film industry is mourning his loss, reflecting the profound influence he had on both the industry and the nation. आज मनोज कुमार जी जो बहुत हमारे वेटरन और एक तरह से भारत कुमार के नाम से जिन्हें जाना जाता था, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपने फिल्मों के द्वारा एक हर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई। तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज़्यादा शोकमयी है और हम भी अपना शोक व्यक्त करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज मनोज कुमार जी जो बहुत हमारे वेटरन और एक तरह से भारत कुमार के नाम से जिन्हें जाना जाता था, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपने फिल्मों के द्वारा एक हर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई। तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज़्यादा शोकमयी है और हम भी अपना शोक व्यक्त करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज मनोज कुमार जी जो बहुत हमारे वेटरन और एक तरह से भारत कुमार के नाम से जिन्हें जाना जाता था, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपने फिल्मों के द्वारा एक हर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई। तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज़्यादा शोकमयी है और हम भी अपना शोक व्यक्त करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज मनोज कुमार Ahead of upcoming Ram Navami celebrations, Gaurav Dayal, the Commissioner of Ayodhya Division, announced that all the preparations for the event have been completed. He stated that as in the previous years, a large number of devotees were expected to visit Ayodhya for the occasion. To manage the crowd efficiently, Dayal explained that various crowd management measures had been put in place, with specific instructions given to all relevant departments. He emphasized that devotees would be directed through designated access roads and corridors, ensuring smooth movement with proper barricading. The arrangements were made with the aim of allowing the devotees to have a hassle-free darshan of Lord Ram Lalla. रामनवमी पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे अयोध्या। तो उसके दृष्टिगत जो क्राउड मैनेजमेंट के जो इंटरवेंशंस हैं वो हम लोगों ने उस पर अमल कराने के लिए निर्देशित किया है सभी डिपार्टमेंट्स को। और जो हमारे मेन एक्सेस रोड्स हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, उसके अलॉन्ग जब हमारे श्रद्धालु आएंगे तो वहाँ पे किस प्रकार से उनको क्यू मैनेजमेंट करना है उनका और LHS RHS को प्रॉपर कंप्लाइंस कराते हुए बैरिकेड्स के थ्रू उनको ले जाकर राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, सुगमता से सबके दर्शन हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान बहुत बड़ी संख्या में, अप्रत्याशित संख्या में श्रद्धालु आए थे, तो उस समय विशेष व्यवस्थाएं हम लोगों ने की थी और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि रामनवमी में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो उसी तरह की व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार मुख्य रूप से ये भी प्रयास है कि प्रॉपर शेड हो ताकि लोगों को धूप का प्रकोप कम से कम महसूस हो और जहाँ पर उनको खड़ा होना पड़ सकता है होल्डिंग के लिए, जहाँ पे हम कुछ देर के लिए उनको होल्ड करेंगे, वेट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर भी नीचे नंगे पैर चुके होते हैं लोग कई जगह पे, तो वहाँ पे भी दरी की व्यवस्था हो ताकि बहुत ज़्यादा उनको गर्मी महसूस ना हो। और पेयजल की विशेष व्यवस्था रहेगी नियमित अंतराल पे। मिस्ट फैंस को भी लगवाया जा रहा है मंदिर परिसर में ताकि जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, वहाँ पे उनको गर्मी कम से कम रहे। आज द्वार जो नॉर्मली होता है बिरला धर्मशाला से ही एंट्री एग्जिट होता है नॉर्मल डेज में, और इसको चूंकि जब संख्या बढ़ जाती है तो गेट नंबर 3 से हम लोग एग्जिट कराते हैं क्योंकि अदरवाइज कंजेशन की स्थिति बन जाती है। तो गेट नंबर 3 को कुंभ के दौरान भी यूज किया गया था, उसी प्रकार से उसी तर्ज पे इस बार भी गेट नंबर 3 से निकासी। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि VIP उस दिन प्रोटोकॉल ना जारी हो और VIP का मूवमेंट मिनिमम रहे रामनवमी के दिन, ये हम लोग रिक्वेस्ट की। फिर भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो गेट नंबर 11 को हम लोग यूज करेंगे। रामनवमी पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे अयोध्या।
तो उसके दृष्टिगत जो क्राउड मैनेजमेंट की JDU National Spokesperson Rajiv Ranjan Prasad expressed his view on the Waqf Amendment Bill, which was recently passed in the Rajya Sabha. He stated that the law, which focuses on the broader interest of the minority community, has now successfully passed through both the houses of parliament. He added that once President gives his assent, it will officially become the law in the country. Prasad emphasized that this development will create significant opportunities for the millions of Muslims in India and will play an essential role in addressing the eliminating and the corruption that has plagued Waqf properties. अब उम्मीद जो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापक हितों के लिए समर्पित एक ऐसा कानून है जो संसद के दोनों ही सदनों से पारित हो चुका है और अब महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ये देश का एक कानून बन जाएगा और निसंदेह हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के लिए भविष्य की असीम संभावनाएं और सही अर्थों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था वक्फ संपत्तियों को लेकर उनको पूरी तरह से समाप्त करने में कारगर साबित। अब उम्मीद जो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापक हितों के लिए समर्पित एक ऐसा कानून है जो संसद के दोनों ही सदनों से पारित हो चुका है और अब महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ये देश का एक कानून बन जाएगा और निसंदेह हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के लिए भविष्य की असीम संभावनाएं और सही अर्थों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था वक्फ संपत्तियों को लेकर उनको पूरी तरह से समाप्त करने में कारगर। Punjab Governor Gulab Chand Kataria, while addressing the ongoing issues of drug abuse, stated that this social evil is weakening the youth and destroying families. He acknowledged the efforts of the government in combating the issue, but stressed that such a challenge cannot be overcome without the support of the people. He urged the public to encourage those around them to quit drug abuse and become part of the solution. Governor Kataria also flagged off a foot march yesterday aimed at raising awareness about the drug menace. The march, which started from Sri Kartarpur Sahib corridor, made its way to Dera Baba Nanak as a part of strategy ongoing efforts to combat the drug crisis. मैं सोचता हूँ आप सब बहादुरों से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी बुराई समाज में आ गई नशे की, जिसके कारण से हमारा नौजवान कमजोर हो रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं। माताएं उन बच्चों को देख करके अपने मन में इतनी पीड़ा अनुभव करती है कि जब मैं बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में आया था तो मुझे माताओं बहनों ने एक ही बात की, अहीं और कुछ कराओ न कराओ पर इस नशे से हमारे बच्चों को बचा लो। इसका मतलब पीड़ा कितनी गहरी पहुंची हुई है। पर अब इसको केवल बोलने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार कानून से जो कार्रवाई कर सकती है वो कर रही है, पर वास्तव में अब जब तक जनता खड़ी नहीं होगी कोई भी बुराई नहीं मिटाई जा सकती। और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ कि पंजाब की इस युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, बहनों और बेटियों को बचाने के लिए आप और हम मिल करके अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में लोग। मैं सोचता हूँ आप सब बहादुरों से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी बुराई समाज में आ गई नशे की, जिसके कारण से हमारा नौजवान। BJP spokesperson C.R. Keshwan expressed his views on Rajya Sabha's approval of the Waqf Amendment Bill, stating that Prime Minister Narendra Modi has brought about freedom and a new dawn for the disadvantaged sections of the Muslim community. Keshwan praised Prime Minister Modi as a unifier and true protector of social justice, highlighting how the Prime Minister has restored dignity, rights and a voice to marginalized and poorer segments of the Muslim community. He further emphasized that the amendment would empower future generations of these communities.
Prime Minister Narendra Modi ji has ushered in freedom at dawn today for the disadvantaged sections of our Muslim community. Prime Minister Modi ji is indeed a unifier, a true protector of social justice who has restored the dignity, rights and voice of the discriminated poorer sections of the Muslim community and empowered future generations to come. But what is most shocking, stunningly shocking, is the calculated silence of the first family of the Congress party who remained silent and did not participate in the debates over the Waqf Amendment Bill, neither in the Lok Sabha nor the Rajya Sabha. Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi never participated in the debates in the Lok Sabha, and Srimati Sonia Gandhi also kept silent in the debate which happened in the Rajya Sabha. One wonders why the Congress party, which has exploited and made use and discriminated against the poorer sections of the Muslim community, did not speak in these debates. Is it because the Communal Congress Party was afraid that their historical sins would be exposed and their double standards and duplicity would be unmasked during these debates? Because it was Rajiv Gandhi and the Congress Party in 1987 which heaped upon grievous injustice to the women of the Muslim community by overturning the Shah Bano verdict of the Supreme Court. And we know in 2013 the amendments which were made to the Waqf law by the Congress government, these were the amendments which gave arbitrary powers to vested interests and exploited, the poorer sections of the Muslim community, snatched away their rights and choked and muzzled their voice. That is why people today are asking, why didn't the first family of the Congress party, the dynastic family, never participated, deliberated in these debates which were of paramount importance to the discriminated sections of the Muslim community? Today is a glorious chapter. It signals the beginning of a new era for the poor women, widows and children of the Muslim community, and we once again thank Prime Minister Narendra Modi ji for his steely and firm resolve in ensuring that decades of injustice was ended and historical wrongs were undone, and the coming generations of the Muslim community, especially the poorer sections, will be empowered and their future will be secure. Prime Minister Narendra Modi ji has ushered in freedom at dawn today for the disadvantaged sections of our Muslim community. Prime Minister Modi ji is indeed a unifier, a true protector of social justice who has. In a sad update, Kunal Goswami, the son of veteran actor Manoj Kumar, shared the news of his father's passing. He informed that his father had been admitted to Kokla Bain Hospital in Andheri and breathed his last around 3:30 a.m. Kunal mentioned that Manoj Kumar had been unwell for the past 2 to 3 weeks, and despite the love, blessings and prayers from his well-wishers, he passed away peacefully. The family also announced that the last rites would take place following morning at 11 a.m. at Pawan Hans Crematorium, located opposite Nanavati Hospital. दुखद खबर ये है कि उनका स्वर्गवास हो गया है। रात को 3:30 बजे कोकिला अंबानी अंधेरी में हॉस्पिटल में वो एडमिटेड थे। लास्ट 2-3 हफ्ते से उनकी तबीयत ठीक थी नहीं और एज की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, बट वो बड़े आराम से शांति से स्वर्गवास हुए हैं। और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की प्रार्थनाएं उनके काम आई हैं और वो बड़े सुख से स्वर्गवास हुए हैं। हम उनकी जो लास्ट विधि है वो कल सुबह करेंगे सर। कल सुबह 11 बजे पवन हंस पार्ला में है, नानावती हॉस्पिटल के सामने। वहाँ पे कुछ लोग हमारे और आ रहे हैं बाहर से, उसकी हम वेट कर रहे हैं सर। वो जो दे गए हैं वो अगर आप देखेंगे उपकार से शुरू किया था उन्होंने, वो आज भी रेलेवेंट है। आप पूरब पश्चिम देखेंगे वो आज भी रेलेवेंट है। आप रोटी कपड़ा देखेंगे वो आज भी रेलेवेंट है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तब भी रेलेवेंट थी, जो उन्होंने मुद्दे पकड़े थे और आज भी रेलेवेंट हैं। चाहे वो समाज में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, हर जगह ये बातें आज भी चलती। तो उनके मुद्दे ऐसे हमेशा थे जो जज्बाती थे और वास्तविक जीवन में सब। दुखद खबर ये है कि
In a significant breakthrough, two interstate criminals worth rupees 25,000 bounties on their heads were arrested by Mao police following a police encounter. ASP Mahesh Singh Atri stated that the arrest marked a major success in the ongoing campaign by the Mao police. He highlighted that the criminals, both wanted in several cases, were apprehended as a part of efforts to strengthen law and order in the region. मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों को लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 3/4 अप्रैल 2025 की रात्रि में थाना घोसी पुलिस एसओजी और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें थाना घोसी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 20/2025 धारा 331/4/305 317/2 BNS थाना घोसी में वांछित अभियुक्त नरेश सन ऑफ जियाराम ग्राम भोजपुर नारायणपुर थाना कादर चौक जनपद बदायूं व कोमल सन ऑफ घनश्याम गांव धनपुरा थाना कादर चौक जनपद बदायूं जिन पर 25-25 हजार रुपए का नाम घोषित था को सरहा पुलिया गांव सरहा जमीन थाना घोसी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त नरेश सन ऑफ जियाराम के पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 14 अदद पाइजेब सफेद धातु वजन 797 ग्राम, एक अदद देसी तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 अदद पेचकस और एक अदद ग्लास मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों को लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 3/4 अप्रैल 2025 की रात्रि में थाना घोसी पुलिस एसओजी और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें थाना घोसी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 20/2025 धारा 331/4/305 317/2 BNS थाना घोसी में वांछित अभियुक्त नरेश सन ऑफ जियाराम ग्राम भोजपुर नारायणपुर थाना कादर चौक जनपद बदायूं व कोमल सन ऑफ घनश्याम गांव धनपुरा थाना कादर चौक जनपद बदायूं जिन पर 25-25 हजार रुपए का नाम घोषित था को सरहा पुलिया गांव सरहा जमीन थाना घोसी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त नरेश सन ऑफ जियाराम के पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 14 अदद पाइजेब सफेद धातु वजन 797 ग्राम, एक Following the Supreme Court's order to decide to hold upon the Calcutta High Court's order to cancel the appointment of over 25,000 staff in Bengal schools by the West Bengal School Commission's Service Commission, BJP MP Sambit Patra criticized West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. Patra referenced Mamata Banerjee's statement recently at Oxford University, where she had claimed to be tigress but questioned her credibility, stating that no tigress would ever engage in corruption. He accused Mamata Banerjee and her government of allowing widespread corruption in the state, which has severely impacted lakhs of people. Patra pointed out that the scale of corruption in the teachers' recruitment process was so significant that it led to a court case, which it described as a bribe for job scam. He suggested that this case reflected the failure of Mamata Banerjee's leadership and the corruption that has flourished under the government. में क्या हो रहा है आप में से हर कोई वाकिफ है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। अभी ऑक्सफोर्ड में जाके ममता बनर्जी ने कहा कि मैं टाइग्रेस हूं। कोई टाइग्रेस कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होती। कोई टाइग्रेस कभी अपने ही बच्चों का भक्षण नहीं करता है। जो वास्तविक लीडर होता है वो कभी पैसा मार करके भ्रष्टाचार के और करप्शन के माध्यम से अपने ही लोगों को नर्क में नहीं भेजता है, उनका जिंदगी, उनके जीवन को नारकीय नहीं बनाता है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है,
भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। आप सबने देखा कल सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्कूल भर्ती घोटाला हुआ था, स्कूल भर्ती घोटाला 2016 से 2021 के बीच लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। और 2016 से 2021 के बीच लगभग 25,780 से अधिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था कि इस विषय को लेकर अनेकों लोग कोर्ट में गए थे और उस समय बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर में क्या हो रहा है आप में से हर कोई वाकिफ है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार। In Barnala, Punjab, a significant step has been taken to enhance security and assist in crime detection through the installation of high-tech CCTV cameras. Currently, 120 cameras are operational at 35 locations across the city, and an additional 60 cameras are set to be installed within the next 15 days, bringing the total to 180. These cameras are being used by the police to monitor the city and help in detecting crimes such as narcotics trafficking and thefts. SSP Muhammad Sarfaraz Alam emphasized the importance of CCTV cameras in modern-day policing, especially in criminal cases. He also mentioned that efforts are underway to upgrade the control system to incorporate advanced features for better surveillance. देखो साढ़े वालों जो CCTV कैमराज है उन्हें पे फोकस कर दे हुए टोटल 120 कैमराज को फंक्शनल कराया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट लगभग 60 कैमरे विद इन 15 डेज फंक्शनल हो जाएंगे। साढ़े वालों जो DPO कॉम्प्लेक्स है और कंट्रोल सेंटर भी स्टैब्लिश किया गया है जो लोग टोटल 180 कैमराज फंक्शनल रहेंगे। जो CCTV कैमराज है पुलिसिंग का एक अहम हिस्सा होता है, ये तीसरी आंख का काम करता है। इस करके साढ़ा जरा विजन है असी एस्पायर कर रहे हैं कि जरा अपना कमांड सेंटर उन्होंने और भी हाईटेक बनाइए और कैमराज और भी इंस्टॉल करा के 24/7 बरनाला जिले से CCTV कैमरा रही पुलिस की आंखों पे। बिल्कुल देखो कुछ कैमराज होंगे जरे लाइसेंस प्लेट में डिटेक्ट करते हुए सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर दें तो वो थ्रू डिफरेंस भी जानता है और प्लस क्राइम डिटेक्शन से भी सानू फायदा मिलता है। बिल्कुल जी देखो एज ऑफ नाउ 35 पॉइंट्स अभी कवर कर रहे हैं बट जरा साडा विजन है असं इंश्योर करें कल्ले ना पॉइंट्स में अभी कवर करने जो मेन पॉइंट्स है। बिल्कुल जी बरनाला वासियों तो मैं यही ना मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि असं उन्होंने राखी वास्ते हैं और असं और इंश्योर करें कि बरनाला से बरनाला बनाइए। देखो जी साढ़े वालों जो CCTV कैमराज है उन्हें पे फोकस कर दे हुए टोटल 120 कैमराज को फंक्शनल कराया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट लगभग 60 Indian Ambassador to Myanmar, Abhay Thakur, expressed solidarity with the people of Myanmar during the difficult time. He emphasized that India has been at forefront of this response to the 7.7 magnitude earthquake, which affected Myanmar and its main fault line. Thakur highlighted that India's efforts were not only the fastest but also the most substantial and significant. He pointed out that within 48 hours of the earthquake, Indian teams were already in Naypyidaw. That notably an Indian aircraft was the first to land in the city to provide assistance. Well, this is a very difficult moment for the country and for the people of Myanmar. India has been at the forefront of the response to this massive earthquake that has struck Myanmar along its main fault line, including Mandalay, Naypyidaw, Bago, Sagaing and northern Shan regions. India has been the most substantive, the fastest and the most significant responder to
the earthquake in Myanmar. It was within 48 hours of the earthquake of 7.7 magnitude that our teams were in Naypyidaw, and I must share here that the Indian aircraft were the first which landed in Naypyidaw, and also our rescue teams were allotted the largest areas in Naypyidaw as well as in Mandalay to do their work. We have very old people-to-people level civilizational ties with Myanmar. It's been a very long journey for our two people together. But what is most important is that Myanmar stands at the confluence of several of India's foreign policy priorities: neighborhood first, Act East, the Indo-Pacific construct, as well as a whole range of issues and interests that connect our two countries. Well, this is a very difficult moment for the country and for the people of Myanmar. India has been at the forefront of And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR English.